नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत है। कनाडा के कैनानास्किस में G7 समिट शुरू हो गया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। हालांकि मोदी के पहुंचने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां से रवाना हो चुके हैं। ये बात मोदी के लिए राहत की है या दुख पहुंचाने वाली है, ये तो मोदी ही बता सकते हैं। मोदी को राहत इसलिए मिल रही होगी क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के दावे को लेकर ट्रंप से कोई चर्चा नहीं होगी। अब तक देश के लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मोदी से आमने सामने या मोदी डोनाल्ड ट्रंप से आमने सामने हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि मोदी डोनाल्ड ट्रंप से आमने सामने ये बात पूछ पाएंगे कि आपने किस हैसियत से ये ऐलान किया। और एक बार नहीं बल्कि 14 बार आपने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। अगर मोदी ट्रंप से मिलते और यह सवाल नहीं करते तब देश में उनकी काफी आलोचना होती। तो इसलिए एक तरह से नरेंद्र मोदी के लिए यह राहत ही है कि वो ट्रंप के साथ किसी अप्रिय स्थिति में उलझने से बच गए। वैसे मोदी को दुख इस बात का हो रहा होगा कि इतने पास आकर भी वो अपने डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिल पाए, उनसे गले लगती तस्वीरों को खिंचाने का मौका रह गया। खैर, ट्रंप के लिए यह भी अच्छा ही है कि वो इस समिट से जल्दी निकल गए, क्योंकि जितने वक्त इसमें मौजूद रहते अपने बड़बोलेपन के कारण खुद की पोल खोलते रहते। दरअसल दो दिलचस्प वीडियो हमारे सामने आए हैं दोस्तों। एक में डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ हुए समझौते को यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ समझौता बता रहे हैं, जबकि ब्रिटेन अब यूरोपीय यूनियन से एग्जिट कर चुका है, यानी निकल चुका है। अब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। इसके लिए आपको याद होगा कि बाकायदा ब्रेग्जिट की प्रक्रिया चली थी और 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल गया था। ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बताकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अज्ञानता की पोल खोल दी। एक और वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया, जबकि कायदे से वहां मौजूद कनाडाई प्रधानमंत्री को यह काम करना था, क्योंकि इस बार कनाडा ही G7 का अध्यक्ष देश है। ट्रंप का रवैया देखकर पीएम मार्क कार्नी को, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बाकायदा रोकना पड़ा, क्योंकि उनके लिए वहां की स्थिति, वहां के हालात असहज हो गए थे, वहां की स्थिति असहज बन रही थी। इन दो उदाहरणों से समझ में आता है कि ट्रंप और ज्यादा रुकते अगर कनाडा में तो फिर और नए विवाद खड़े होते। वैसे ट्रंप के जल्दी निकल जाने पर भी विवाद खड़ा हो ही गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप वापस गए हैं, जो सकारात्मक पहल है। मैक्रो ने कहा था कि ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की पेशकश की थी, लेकिन ट्रंप ने एक पोस्ट लिखकर मैक्रो को गलत बता दिया है। उन्होंने लिखा कि प्रचार चाहने वाले इमैनुअल मैक्रो ने गलती से कहा है कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वाशिंगटन डीसी जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत। उन्हें नहीं पता कि मैं अब वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल हमेशा गलत बोलते हैं। देखते रहिए। तो ट्रंप के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल और ईरान युद्ध में अब अमेरिका भी सीधा हिस्सा बन सकता है। हालांकि इस बार G7 का एजेंडा मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए पूरी तरह विफल नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि इस बार समिट के एजेंडे में वैश्विक शांति और सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, विकास और डिजिटल डेवलपमेंट जैसे मुद्दे हैं। लेकिन एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, इजराइल ने गजा में कत्लेआम मचाया है और अब ईरान के साथ भी जंग छेड़ दी है। इस बैठक की शुरुआत करते हुए कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा था कि आज हम जिस वक्त G7 मीटिंग कर रहे हैं तब दुनिया में काफी हलचल है, देश बटे हुए हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली के नेता एक साथ बैठे हैं। दुनिया हमारी तरफ देख रही है। अगले 2 दिन हम समिट में खुलकर चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह ट्रंप पहले चले गए, मैक्रो उन पर तंज कस रहे हैं, उससे नजर आ रहा है कि बैठक में न खुलकर चर्चा हो रही है और न ही सदस्य देशों में एकता दिखाई दे रही है। वैसे G7 नेताओं ने इजराइल और ईरान के हालात पर जो बयान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि हम G7 के नेता मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।
G7 नेताओं ने यह भी कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इस बयान में ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का असल स्रोत कहा गया है। G7 नेताओं ने कहा कि हम लगातार कहते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार कभी हासिल नहीं कर सकता है। ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति में व्यापक कमी आएगी। इसमें गजा में युद्ध विराम भी शामिल है। तो यह सब कहना है G7 के नेताओं का। इस बयान को गौर से देखें दोस्तों, गौर से सुने तो झोल ही झोल नजर आएगा। एक तरफ G7 शांति की बात करता है, दूसरी तरफ दो देशों में जो युद्ध चल रहा है और उन दो देशों से युद्ध कर रहे इजराइल का, यानी इजराइल दो देशों के साथ युद्ध कर रहा है। एक तरफ वो फिलिस्तीन के साथ युद्ध कर रहा है और दूसरी तरफ वो अब ईरान के साथ युद्ध कर रहा है। और G7 इजराइल का साथ दे रहा है। G7 के देश इजराइल का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल को रक्षा का अधिकार है। अब सवाल यह है कि अगर इजराइल को रक्षा का अधिकार है तो वही अधिकार ईरान या फिलिस्तीन को क्यों नहीं है? ईरानी संकट के समाधान की बात G7 कर रहा है, यानी सीधे सीधे ईरान को घुटने टेकने की नसीहत दे रहा है और इसे गजा के युद्ध विराम से जोड़ने का दिखावा कर रहा है। अगर G7 को वैश्विक शांति की इतनी ही चिंता थी तो अब तक इजराइल को गजा को तबाह करने से क्यों नहीं रोका गया? G7 के देशों को शायद यह गुमान है कि उनके पास दुनिया की जीडीपी का 28.4% हिस्सा है, तो वो सारे देशों को अपने मुताबिक नचा सकता है। लेकिन ये ग्रुप, ये समूह आपस में ही बिखरा हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आगे सुनिए। दरअसल ट्रंप और मैक्रो के बीच जो बदजुबानी अभी हुई है उसके पीछे अमेरिका का टैरिफ वॉर है, जिसकी चपेट में दुनिया के कई देश आ चुके हैं। ट्रंप अब भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई देश खुलकर अपनी नाराजगी ट्रंप के सामने और अमेरिका के सामने जता चुके हैं। वैसे इस समिट के दौरान ट्रंप ने ग्रुप की अहमियत को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आप याद कीजिए 2020 में वो इस समूह को आउटडेटेड बता चुके थे। उस समय 2020 में जब वो राष्ट्रपति थे, उसके बाद फिर जो बाइडेन आया और उसके बाद फिर 2024 में राष्ट्रपति बने हैं। इसी समूह को वो आउटडेटेड बता चुके हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2014 में रूस को G7 से निकालना गलत था, जिससे दुनिया अस्थिर हुई है। यानी रूस को G7 से निकालना, जो पहले G8 होता था, ग्रुप 8 कंट्रीज, उससे निकालना ठीक नहीं हुआ। इसके लिए ट्रंप ने बराक ओबामा और जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेदार बताया है। ट्रंप तो पहले भी अपने पूर्ववर्ती शासकों की सार्वजनिक आलोचना कर चुके हैं, जैसा कि अपने देश में नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन मार्क कार्नी के लिए भी उन्होंने अजीब हालात बना दिए हैं, क्योंकि कार्नी का ध्यान इस समय रिश्तों को सुधारने पर है। भारत को आमंत्रित करने के पीछे, इनवाइट करने के पीछे भी यही कारण बताया गया है, क्योंकि निज्जर हत्याकांड के बाद से कनाडा और भारत के संबंध बिगड़ गए थे। उस समय जस्टिन ट्रूडो थे। हालांकि अब भी नरेंद्र मोदी का विरोध कनाडा में हो रहा है। इसके अलावा आतंकवाद, पर्यावरण को नुकसान, कमजोर देशों पर आक्रमण जैसे कई मुद्दों पर भी G7 में जो है मतभेद है और G7 के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं कनाडा में। कनाडाई न्यूज चैनल CTV यानी कनाडा टीवी के मुताबिक कैनानास्किस के सीनियर पुलिस ऑफिसर डेविड हॉल ने कहा है कि प्रोटेस्ट के लिए 3 जोन तय किए गए हैं, जहां से प्रोटेस्ट को G7 में शामिल हो रहे नेताओं को लाइव दिखाया जाएगा, क्योंकि नेता इन प्रोटेस्ट को देख सुन नहीं सकते थे। दरअसल कनाडा सरकार शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को जनता का अधिकार बताती है। इससे पहले भी भारत के ऐतराज के बावजूद कनाडा ने भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी। यानी नरेंद्र मोदी को अच्छा लगे या ना लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, कनाडा में उनके खिलाफ प्रदर्शन होने दिए जाएंगे। उनके खिलाफ प्रदर्शन को कनाडा नहीं रोक सकता। कुल मिलाकर युद्धों के साये में, जंग के साये में 2025 की G7 की बैठक में क्या कुछ खास होगा, आप उम्मीद कर रहे हैं क्या? नहीं, इस बैठक से कुछ खास हासिल होने की उम्मीद नहीं दिख रही है दोस्तों, क्योंकि सभी देश पहले अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। दुनिया के बारे में सोचने का केवल दिखावा ही हो रहा है। और यही कारण है कि इधर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी G7 के मेंबर नहीं है, यानी भारत उसका मेंबर नहीं है, लेकिन 2019 से भारत लगातार स्पेशल गेस्ट के रूप में, गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया जाता है, विशेष आमंत्रण मिलता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप का चले जाना, इसके क्या मायने हैं? और उन सब के बीच इजराइल को भरपूर समर्थन इन 7 देशों का मिलना
क्या दुनिया को युद्ध की कगार पर ही नहीं बल्कि युद्ध में धकेलने के लिए, झोंकने के लिए ये देश G7 कंट्रीज बैठे हैं? जरा सोचिएगा। तो हमारी राय में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और हमारी राय के साथ, कुछ और खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।